I am Ajita Saraswati, Assistant Professor from Chanakya College of Education. आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएलएड फर्स्ट ईयर से F6 में, जिसमें हमें पढ़ना है लिंग विभेद में जेंडर। तो आज का ये हमारा यूनिट 3 से क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स को लेकर के है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, लिखेंगे भी। बच्चों ने ये हमेशा पूछा है कि मैम कुछ ऐसे क्वेश्चन का भी डील कर दीजिए जो हम लोग के क्लासेस हुए हैं लेकिन हम लोग उसको ठीक से नहीं पढ़े हैं। तो इसको लेकर के यही क्वेश्चन मैं आज आपको करा रही हूँ। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन डील किया गया है। तो इसमें ये क्वेश्चन है, लिंगीय तात्पर्य से क्या समझते हैं, लिंगीय विभेद के कारणों को स्पष्ट करें। लिंगीय तात्पर्य क्या है या क्या समझते हैं, ऐसे भी करके प्रश्न आ सकता है। और लिंगीय विभेद के कारणों को स्पष्ट करें। तो जिसमें सबसे पहले लिंगीय तात्पर्य से क्या समझते हैं, क्या है लिंगीय तात्पर्य, भेदभाव क्या है, इसे जानेंगे हम। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लिंगीय विभेद क्या है या सबसे पहले लिंग तात्पर्य क्या है। लिंग, जैसे कि पृथ्वी पे जब हमारा जीवन, जब हम यहाँ पे जीवन जब स्थापित हुआ, जीवन का जब स्थापित किया गया, तो उस समय 2 तरह के ही जीव आए जीवन में पृथ्वी पे। तो वैसे तो जीव जंतु बहुत से है, लेकिन इन सभी जीव जंतुओं में 2 तरह के जीव को बनाया ईश्वर ने, जो स्त्री और पुरुष 2 तरह से जीव बनाया गया। तो इसी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में महिला, पुरुष और महिला को, मानव में पुरुष और महिला को बांटा गया। तो पुरुष और महिला, बालक और बालिका के मध्य जो असमानताएं जो देखने को मिली, या हमने जो असमानताएं बैठा दिया, वैसे तो दोनों एक समान थे जिससे कि जीवन चलती है। तो इस जीवन को लिंग के आधार पर भेदभाव जो है वो धीरे धीरे समाज में व्याप्त होने लगा। तो यहाँ लिंग से तात्पर्य है कि बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता से। लैंगिक असमानता, ये लड़की है, ये नहीं पढ़ सकती, इस पे शिक्षा के आधार पे भी हम लोगों ने देखा भेदभाव किया गया समाज में कि कैसे उसको शिक्षित करना है या नहीं करना है। तो जैसे कि पालन पोषण है, परिवार में पालन पोषण, बालक को कैसे पालना अलग तरीके से, बालिका को अलग तरीके से। तो ये सारी विभेद जो करते करते जो है स्त्री जो है, स्त्रीलिंग जो है वो क्या हो गई, निम्न स्तर में आ गई। और ये जो प्राचीन काल से ये हमारे समाज में, हमारे ये में व्याप्त है ये भावना, ये बात कि जीवित पुत्र को देखने से जो हमारे बहुत सारे पाप कट जाते हैं, और वह जो है हमारी पितृ तर्पण में काम आता है। उसका मुख देखने मात्र से ही हमारा नरक जो है वो उस तरह के कई पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और वही दूसरी तरफ बालिका को प्रत्येक तरह से उसका संरक्षण करना पड़ता है, आर्थिक और शारीरिक। जिस तरह से भी हम देखते हैं कि महिला जो है, महिला के लिए कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय, चिंता का कारण होता है। वो जन्म लेती है तो लेने के साथ से ही क्या होता है कि ये सोच समाज में सोच व्याप्त है, सोचने लगते हैं सभी परिवार के या माता पिता या दंपति जो भी, कि ये लड़की होने के बाद हमें बहुत सारे खर्च को वहन करना पड़ेगा। लड़का है तो वो क्या करेगा, कुल का गौरव बढ़ाएगा। लड़की क्या करेगी, वो किसी और के कुल जाएगी। और लड़का है तो वो क्या कि वह अपने खानदान के नाम को रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा, जीविका के लिए वह खर्च वहन करेगा, अपने कुल का नाम रोशन करेगा। और यह जो है पुत्र जो है वो अपने परिवार का उत्तरदायी होता है। तो ये सारी मान्यताएं जो है वो हमारे समाज में व्याप्त हैं। आज भी ये व्याप्तता इस प्रकार है कि एक पढ़ लेने से, किसी एक नारी को पढ़ लेने से इस व्याप्तता को हम दूर नहीं कर सकते। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि ये
जो लिंगीय विभेद है वो क्या क्या है, तो हम यहाँ लिखते हैं लिंगीय विभेद। लिंगीय विभेद, लिंगीय विभेद, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं मान्यताएं और परंपराएं। मान्यताएं और परंपराएं। मान्यताएं और परंपराएं, मान्यताएं जो हमारे समाज में व्याप्त है, जो हम मानते आए हैं शुरू से। अभी जैसे हमने तात्पर्य किया था लिंग विभेद तात्पर्य में कि ये जो मान्यता और परंपरा जो है वो हमारे एक इसका जो दृष्टिकोण है, इसको अगर यदि हम देखें तो ये मान्यता और परंपराएं ही है जो सबसे प्रमुख कारण हमारे समाज में व्याप्त जो है लैंगिक विभेद को बनाए हुए है। और इसके होने से लैंगिक विकास नहीं होगा, स्त्री जाति का विकास नहीं होगा, दोनों ही पटरी पे एक समान नहीं चलेगी, जिससे हमारा विकास अवरुद्ध होगा। तो इसमें भी देखिए मान्यता और परंपरा क्या है कि जो जीवित पुत्र होगा उसको देखने मात्र से पाप कट जाता है, और ये जो है वो जो है वो नरक से मुक्ति देता है, वह श्राद्ध कार्य कर सकता है, वही पिंडदान कर सकता है। तो क्या इस प्रकार जो नारियों की जो अस्तित्व है और ये मान्यता और परंपराओं और सुरक्षा की बलि नारी चढ़ जाती है, और उसकी सारी जो विकास है, चहुमुखी विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या है, स्त्री जो है ना वो असहाय है, वह पुरुष पे निर्भर है, वो चाहे पुत्र के रूप में हो, वो चाहे पिता के रूप में हो, वो चाहे पति के रूप में हो, वो हमेशा ही विवशता पूर्ण दृष्टि से या असहाय दृष्टि से सहायता के लिए वह किसी पुरुष पे निर्भर रहती है। तो क्या ये मान्यताएं और परंपराएं नहीं है जिस जो ये विभेद का जो कारण बनता है? आइए दूसरा कारण देखते हैं हम, संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा, अच्छा तो ये संकीर्ण विचारधारा क्या है? लड़का लड़की, बालक बालिका, है ना, दोनों ही संतान हमारा है, जन्म देने वाले हम माता पिता हैं। जैसे ईश्वर ने लड़के को जन्म दिया उसी प्रकार ईश्वर ने लड़की को भी जन्म दिया, लेकिन जैसे ही जन्म होता है उसके बाद से ये जो है विभेद जो है वो शुरू हो जाता है। हम स्वयं एक माँ होने के नाते विभेद शुरू कर देते हैं, और जो ये विभेद है ये मान्यता जो है कि लड़का क्या होगा, ये सोच हमारे अंदर बैठा रहता है, ये संकीर्ण विचारधारा होती है हमारी बुढ़ापा का सहारा होगा लड़का, वही वंश चलाएगा लड़का, वही पढ़ा लिखा करके वो घर की उन्नति कर सकता है। तो क्या ये सारी बातें जो है संकीर्णता नहीं दर्शाती? और ये अगर यही संकीर्णता हमारे और आपके समाज के बीच रहेगी तो क्या हमारा संपूर्ण विकास होगा? नहीं। हमें लड़का और लड़की दोनों के लिए सोचना है कि वो भी, लड़की भी हमारे बुढ़ापे की सहारा हो सकती है, वो भी हमारी वंश चला सकती है, वो भी पढ़ लिख करके हमारे कुल का गौरव बढ़ा सकती है। तो ये क्या है कि हमारी संकीर्ण विचारधारा है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरी ओर बढ़ते हैं कि जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी, ये जागरूकता की कमी से क्या तात्पर्य है हमारा? हम ये जागरूक, किसे जागरूक करना है? हमें अपने समाज के उस सारे संकीर्ण विचारधारा वाले व्यक्तियों को, सबको वहां जाके हमें ये बताना है कि लड़का लड़की एक समान, लड़की भी पढ़ करके, अभी जैसे हमने चर्चा किया था संकीर्ण विचारधारा में, तो ये चीज जो जागरूक हमें करना है कि हमें देखरेख भी करना है, अगर माता पिता होने के नाते तो समान करनी है। जो चीज की आवश्यकता अगर बालक को है वही चीज की आवश्यकता एक बालिका को भी है।
उसकी शिक्षा तथा पोषण की जो है इसका पर भी हम भेदभाव न करें, इसे जागरूक करें और हम ये समझे कि बेटा बेटी एक समान, उसके हम माता पिता हैं और उतना ही हमें उसके लिए भाव है, उतना ही हमें उसके लिए प्रेम है जितना बालक के लिए है। तो ये जागरूक हमें स्वयं को करना है, उन व्यक्ति से करना है जो इस बात को संकीर्ण विचारधारा रखते हैं, उसे दूर करे वो संकीर्णता को, है ना। तो अगला देखते हैं यहाँ आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी, आर्थिक तंगी, आर्थिक तंगी से है कि अगर माता पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है फिर भी वो जैसे तैसे भी बालक को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर बालिका है तो सोचते हैं कि ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में भी खर्च करना होगा, फिर उसकी शादी विवाह के लिए भी धन आवश्यक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आर्थिक तंगी से जुड़ी हुई है। जब एक माता पिता अगर एक कमजोर है, आर्थिक उसकी तंगी चल रही है, तो इस वहां पे उसकी ये भावना हो जाती है कि हम लड़का होता तो उसे पढ़ा करके हम अपने घर पे रखते हैं, वो हमारा जीविकोपार्जन करता है, लेकिन लड़की को यदि पढ़ाते हैं तो हमारी आर्थिक तंगी जो है तो हो ही है, और वो शादी के बाद घर चली जाएगी, वो पराई धन है। तो ये आर्थिक तंगी के कारण जो है हम वहां पे जो है उसकी हम मुख्य रूप से शिक्षा पे भी खर्च नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि ये आर्थिक तंगी अगर हमारी इकलौती लड़की ही क्यों नहीं है तो उसे भी पढ़ा करके अपने परिवार के वो हमारी भी आर्थिक मजबूती का सहारा बन सकती है और परिवार के खर्च वहन कर सकती है और वो जिम्मेदारियों को संभाल सकती है। तो आर्थिक तंगी जो है ना वो विशेषकर इसे संकीर्णता से दूर करना होगा। ये हमारे खुद हमें स्वयं एक जागरूक होना होगा। आर्थिक तंगी को ये सोचना होगा कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसे हमारी लड़की भी मजबूत कर सकती है, वो भी पराई नहीं है। अगला है सरकारी उदासीनता। सरकारी उदासीनता, अब यह है कि सरकारी उदासीनता, तो ये क्या है सरकारी उदासीनता? सरकार ने भी ये नियम लगा रखे हैं कि भ्रूण जांच नहीं करनी है। तो क्या ये नियम बना देने से नियम का पालन होता है? ये भी हमें देखना होगा। सरकार को वहां जाकर जांच करनी होगी कि क्या वहां भ्रूण जांच होती है, और ये भ्रूण जांच वही करते हैं जहां पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और पढ़े लिखे ही इस बात पे अधिक आगे आते हैं और भ्रूण जांच करवाते हैं, जिसमें सरकारी उदासीनता होती है। सरकार वहां पे ध्यान नहीं देता और वहां पे जो है धड़ल्ले से गुप्त रूप से भ्रूण जांच की जाती है, और यदि कन्या होती है भ्रूण में तो उसे गर्भपात करा दिया जाता है। तो यहाँ सरकार को भी जागरूक होना होगा। अगर वह नियम बनाती है तो वहां पे जाकर के उसको देखना होगा, जांच करनी होगी और उस पे कड़ी से कड़ी जो निगरानी रखनी होगी। तो ये सरकार भी वहां पे उदासीन है, तो जिससे भेदभाव होगा ही। अगला है सांस्कृतिक कुप्रथाएं। सांस्कृतिक कुप्रथाएं, सांस्कृतिक कुप्रथाएं जैसे 12 वर्ष की लड़की का यदि हम कन्यादान करते हैं तो हम पवित्र होते हैं, हमारा कन्यादान सफल होता है। क्या ये संस्कृति सही है? नहीं। यदि लड़की जो है वह सती बनने के लिए उसे अपने पति के साथ सती बनना है तो जीवित पत्नी मृत पति को पैर गोद में रख करके वो उसके साथ ही उसको जला दिया जाता है, तो वह सती हो जाती है। तो क्या ये कार्य पुरुष के साथ किया जाता है? नहीं किया जाता। पत्नी मर गई तो पुरुष क्या वो अपने पुरुषत्व को आजीवन रखने के लिए वो वैसा कर सकता है? नहीं कर सकते। तो विभेद है ही। अब फिर ये संस्कृति में कि पर्दा प्रथा आवश्यक है, लेकिन पर्दा प्रथा से
वह आने वाले अपने काम को घर से बाहर निकल नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, और पढ़ाई, शिक्षा या कोई भी ऐसा कार्य घर में रख कर नहीं हो सकती है। तो इन सारी संस्कृतियों में, अब इस संस्कृति को यहाँ तो हमारे यहाँ तो ये भी देखा गया कि नारी होने का जो अभिशाप जो होता है वो यहाँ सीता को भी या द्रौपदी को भी नारी होने का फल भुगतना पड़ा था। आपने देखा होगा, आपको पता है। तो यहाँ स्त्री के साथ सांस्कृतिक जो है ना वो कुप्रथाएं उसी के लिए है, पुरुष के लिए भी नहीं है। तो इसके लिए भी हमें जागरूक होना, उस चीज को देखना, उस सती प्रथा का अंत कर दिया जाए, दहेज प्रथा का अंत कर दिया जाए, पर्दा प्रथा का अंत कर दिया जाए, भ्रूण हत्या जो सरकारी उदासीनता है उस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। तो इस तरह से हम जरूर ही नारी शिक्षा को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और विभेद नहीं हो पाएगा। आगे इसमें है सरकारी उदासीनता।